जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर हम बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की। एक दिवसीय दौरे पे नड्डा आ रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। इस दौरे के मायने हैं और लगातार कोई ना कोई पार्टी का सीनियर लीडर या शीर्ष लीडरशिप में 2-3 महीने में बीजेपी में कोई ना कोई आ रहा है। मकसद ये बताया जाता है कि 2028 में बीजेपी रिपीट करे, एक बार वो, इसमें कोई लेकुना इस बार बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। यानी कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से अपडेट और उसके अलावा बैठने नहीं देना है जब तक सरकार की वापसी नहीं हो। अब कितना सफल होंगे नहीं होंगे तो 28 और 29 में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पंचायत राज के चुनाव हो चाहे लोकल बॉडीज के चुनाव हो, भाजपा को लगता है कि हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, महत्वपूर्ण जिम्मा है उनके पास में, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिसके नाते उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। प्रोग्राम का रूट चार्ट भी आप देख रहे होंगे जन टीवी पर, किस तरह से बनाया गया है, क्या क्या रहेगा। सरकारी कार्यक्रम भी रहेगा, उसके बाद में पार्टी की जो शीर्ष लीडरशिप है उससे भी रहेंगे। गॉसिप बहुत सारी चल रही है सोशल मीडिया पे, आप देख भी रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन कोर ग्रुप के साथ में भी वो बैठक कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जो उनका प्रोग्राम आया है उसमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन चर्चा है कि वो कोर ग्रुप में जो सीनियर नेता हैं उनके साथ भी चर्चा कर सकते हैं। पहले ये चर्चा थी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद संगठन में बदलाव होगा, मंत्रिमंडल की भी तस्वीर और बदलती दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल सब कुछ स्टेबल है, स्थिर है। कब होगा बदलाव ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ चर्चा जरूर कही जा सकती है कि ये सब कुछ अभी फिलहाल चल रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ हैं, भाजपा से आरपी विजय साहब हैं, कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, ये माना जा रहा है कि 28 और 29 के साधने की कवायद अभी से शुरू की है भाजपा ने। देखिए, जो दौरा जो आप बता रहे हो वो इनका अंदरूनी मामला है, मगर जिस हिसाब से ये सत्ता में आए थे 2023 में जनता से वादे करके, आप चाहे बेरोजगारी पे देख लो, चाहे महंगाई पे देख लें, चाहे युवाओं की समस्याओं से देख लें, चाहे किसानों से जुड़े हुए मामले देख लें, अपराध से जुड़े हुए मामले देख लें, सब में आज पूरी तरह से भाजपा विफल है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, मगर आप देखें अभी हाल ही में ऐसा ही भर्ती में जिन्होंने इन्होंने पेपर आरोप के मामले लगाए थे, वो पेपर आरोप के मामलों में ये कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने कहा था कि 400-500 अभ्यर्थी फर्जी हैं, उसके बाद में कहा गया कि नहीं वो तो 100 से भी कम नीचे की संख्या में फर्जी अभ्यर्थी हैं। और ये पेपर आउट होने के बाद में भर्ती निरस्त करने की जो बात कर रहे थे, मगर उसमें भी ये लगातार बहाने लगातार कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि आज केंद्र मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक नहीं, कभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में व्यस्त है। तो निश्चित रूप से जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों से में आज ये पूरी तरह से विफल है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस सरकार में कोई संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है। आप देखें कि अभी किरोड़ी लाल मीणा जी बिल्कुल लगातार ये कुछ मुद्दों के लेकर इनका बिल्कुल मुखर हो रहे थे और दिल्ली तक जा रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का मंत्री पद उन्होंने त्याग दिया था, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से एहसास करा रहे हो, नकली खाद पकड़ रहे हैं। नहीं, अब जो ये कह रहे हैं कि हम पटरी पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आपने मेरे से सवाल किया योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आज की सिचुएशन है, जो 2023 में विधानसभा चुनाव में जो ये वादे करके लेके आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको पूरा नहीं किया इन्होंने। ऐसा ही भर्ती का आप मुद्दा देखें, ऐसा ही भर्ती के मामले में इन्होंने कहा था कि पेपर आउट को हम उनको सलाखों के पीछे डालेंगे, भर्ती में बिल्कुल निष्पक्षता रखेंगे और पारदर्शी। मगर इसमें आप देखें ऐसा ही भर्ती में नियुक्तियां हो गई, ट्रेनिंग दे दी गई, इसके बाद में भी लगातार उन अभ्यर्थियों को, हजारों अभ्यर्थियों को ये भी आज पता नहीं है कि वो नौकरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये पर्ची की सरकार है, हर डिसीजन इसमें पर्ची से हो रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार है जो फेल है। आप देखिए स्कूलों की व्यवस्था में देख लें, स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। तो आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो वादे किए थे इन्होंने जनता के सामने, उन वादों को पूरा करने के लिए इनको काम करना चाहिए, न कि ये आरोप प्रत्यारोप करें कि पूर्ववर्ती सरकार ने आपने ये खामी छोड़ी थी, ये खामी छोड़ी थी। आज लगातार हम हर सरकार को हर एक मुद्दे पे हम लगातार इनको जगा रहे हैं, हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं। चाहे आप
आप भर्तियों के मामले में देख लें, युवाओं को रोजगार चलिए, देने ये के तो मामले, आपने पंचायत सरकार के पक्ष में बता रहे, सरकार की बातें बता रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नड्डा जी के दौरे का आपको क्या लग रहा है, कुछ असर होगा? नहीं, नड्डा जी का दौरे से कोई भी सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि इनका आंतरिक लोकतंत्र से तो मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ नहीं। एक दिल्ली से पर्ची आई थी, उस पर्ची से मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ था। उसी हिसाब से आप देखें जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो दिल्ली की पर्ची से हो रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी हर दूसरे दिन दिल्ली भ्रमण पे जा रहे हैं, राजस्थान में कम टिक रहे हैं। तो आप देखें निश्चित रूप से जो नड्डा जी आ रहे हैं उस पर कोई राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की भाजपा सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए विजय साहब, आपके पास में आना चाहूँगा। हमें जो लगता है कि लगातार दौरे, और ये कोई गुनाह भी नहीं है, पार्टी हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि हाँ हम 2028 या 29 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो चर्चाएं होना लाजमी है। कांग्रेस इसे खारिज कर रही है कि नड्डा साहब आए चाहे कोई और आए, कोई असर नहीं होगा। राजस्थान में बदलाव का कोई एहसास नहीं है पब्लिक को, चाहे अपराध हों, दूसरी चीज़ें हों, जो अभी आपने सुना होगा इनसे। देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जन टीवी के सभी दर्शकों को, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार करता हूं। और दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अध्यक्ष कल हमारे जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पधार रहे हैं। उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। वो सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ताओं में जोश के लिए तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा भी कई प्रोग्राम हैं। जैसे अहिल्याबाई होलकर, ये एक ऐसी राजमाता थी जिन्होंने शासन किया था। 31 मई 1725 को 1725 को उनका जन्म हुआ था, और 300 साल उनका अभी कंप्लीट हो रहा है। उस उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में इनका आयोजन हो रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में कल प्रधानमंत्री जी इंदौर जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी राजस्थान में आ रहे हैं, और सभी नेता अलग अलग जगह जा रहे हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा जैसे कालिका परियोजना है, उसका भी वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसका भी प्रोत्साहन करेंगे। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, और सभी तरह के संवाद होंगे जो कुछ होना चाहिए। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इतने बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अगर राजस्थान के अंदर आ रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी चीज़ें होगी, सारी चीज़ें होगी, तो अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर अध्यक्ष आ रहे हैं तो हम सभी को खुशी की बात है, सब खुश हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक संगठन में जो चेंजेज की बात ये कर रहे हैं कि चेंजेज नहीं आया, सत्ता में संगठन में कोई तालमेल नहीं है, मैं कहता हूँ इनके टाइम पे क्या था, हमारे टाइम पे तो फिर भी अच्छा है। चलो पर्ची की बात करते हैं, पर्ची की सरकार होती है। भाई आपने तो हाईकमान के ऑर्डर को ही नहीं माना था, आपने तो क्या किया था, आपने तो पैरेलल, आपने आपके 50 आदमियों ने इस्तीफा दे दिया ये कह करके कि हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो ये तो अपने इनकी नहीं मानते थे। इनके क्या था, इनके टाइम पे जो इनके सदस्य थे, जो एमएलए थे, वो मंत्रियों की नहीं मानते थे, मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं मानते थे, और मुख्यमंत्री जी आला कमान की नहीं मानते थे। तो इनकी तो बात ही अलग थी। ये तो बात ही नहीं कर सकते उस मामले में हमारे से कोई किसी चीज़ की बात में, ये हमारे साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट फिर मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं, वो नो डाउट कार्यकर्ताओं में जोश भी आएगा, और पूरा हमारा जो संगठन है वो लगा हुआ है। और हम लोग मिलकर के डेफिनेटली आज 28 जैसे 23 की बात आप कर रहे हो, भी 28 की बात कर रहे हैं, 29 की बात कर रहे हैं, अभी वो दरकार नहीं है। फिर भी चुनाव आए दिन हमारे राजस्थान में भी होते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी होते रहते हैं। चुनाव का कोई टाइम नहीं होता, चुनाव हर साल होते हैं, हर महीने होते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर उसके आने से अगर हमारे कोई फर्क पड़ता है तो ये है कि हमारी पार्टी के ऊपर का जो कार्यकर्ता है वो मजबूत होते हैं। उनको थोड़ा असर ये होता है कि वो डेफिनेटली लग करके हर तरीके से चुनाव प्रचार में लगेंगे और काम करेंगे। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि कुछ संस्थाओं के अभी हमारी जो पॉलिटिकल ये क्या बोलते हैं लोकल चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली उनमें जोश आएगा। तो अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया बात है, अगर वो इस तरीके से आ रहे हैं तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और ये होना भी चाहिए। आज ये पार्टी, हमारी पार्टी ऐसी है जो हर बार, मतलब ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम पे हम लोग काम करते हैं, हमारी तो योजनाएं चलती रहती है, और इलेक्शन तो कहीं न कहीं होते ही रहेंगे। कभी बिहार के चुनाव आएंगे, अभी यूपी के चुनाव आएंगे, ये आते रहते हैं। तो अगर पार्टी का अध्यक्ष अगर स्टेट्स में जाता है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता है तो उसमें कोई बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा विजय साहब कि 24/7 इलेक्शन मोड पे बीजेपी रहती है कि कभी कहीं भी चुनाव हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं,
लेकिन कार्यकर्ता कुछ आपको नहीं लगता है कि एक थकाऊ पोजीशन में भी चले जाते हैं? रोज कभी क्या कार्यक्रम हो रहा है, कभी क्या कार्यक्रम हो रहा है, कभी क्या कार्यक्रम हो रहा है। देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्यकर्ता कभी नहीं थकता। जब उनका आला कमान उनको कहता है, प्रेसिडेंट साहब उनको कहते हैं, अध्यक्ष साहब कहते हैं, या जो हमारा संगठन कहता है, हम लोग काम करते हैं। हम लोग कभी भी थकते नहीं है। अगर हमारे को आधी रात को भी कहेंगे कि अभी आपको ये काम करना, तो वी आर रेडी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अलग तरह का कार्यकर्ता है। वो एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उनको कभी भी कोई काम बता देते हैं तो बड़े उत्साह के साथ उस काम को लेते हैं, और जो चीज़ अगर हमको कोई गोल दिया जाता है तो हम उसको अचीव करते हैं। हमारी एक ये है। हाँ, और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ चुनाव के टाइम पे काम नहीं करते। हम जितने भी हमारे 5 साल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, फीडबैक लेकर के ही हम काम करते हैं। और जो आपने बताया है कि जिस तरीके से हमारे कोई बड़ा नेता आता रहता है, राजस्थान में भी आता रहता है और स्टेट्स में भी आता रहता है, तो ये तो अच्छी बात है। आज हमारा जो कार्यशैली है। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं हमारे सहयोगी हैं अनिल सेन, उनके पास में जाना चाहूंगा। अनिल, क्या लगता है आपको कि देखिए पार्टी का कोई भी बड़ा नेता है, उसके अपने एक मायने होते हैं, बेवजह कोई नहीं आता है, लेकिन अब सरकार में मंत्री हैं तो उसका एक प्रोग्राम भी बनता है, सरकारी कार्यक्रम भी है और पार्टी का कार्यक्रम भी है। तो कुछ मिशन साधने आ रहे हैं नड्डा, या फिर रूटीन प्रोग्राम आने इससे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो कार्यक्रम के लिए ही आए, ये तो संभव नहीं है। हम देखेंगे 10 घंटे तक जयपुर में ठहरेंगे, लेकिन 10 घंटे में 5 घंटे जो है संगठन, सरकार और तमाम विषयों पर चर्चा के लिए रखे गए हैं। हम देखेंगे दोनों कार्यक्रम करने के बाद में अहिल्याबाई होलकर के जो कार्यक्रम है, एक सरकारी कार्यक्रम दोपहर 2 बजे RIC में, और उसके बाद में 3 बजे के करीब EP में कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन इन कार्यक्रमों के बाद में लगभग 6:15 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का कार्यक्रम नड्डा जी का यहाँ पर रहेगा, और वहाँ पर फिर मुख्यमंत्री हों, मंत्री पर जो सदस्य हैं, सरकार के मंत्री जो हैं, उनसे संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान की सियासी हलचल हो, सत्ता संगठन के तालमेल की बात की जाए, और आने वाले दिनों में राजस्थान के अगर संगठन और सरकार के स्तर पर कामकाज को देखा जाए या फिर टास्क देखे जाएं, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर ली जाए, फेरबदल की बात कर ली जाए, प्रदेश टीम की बात यहाँ पर की जाए, बोर्ड आयोगों में गठन किया जाना है, उनको अगर चर्चा को देखा जाए तो उसमें किन की नियुक्ति होनी है, इस विषय को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने काफ़ी कुछ विषय यहाँ पर हैं। ये माना जा सकता है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए JP नड्डा तो आते रहे हैं, लेकिन दिल्ली से वो मैसेज यहाँ पर लेके आ रहे हैं जिसमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रफ्तार चल रही है, वो रफ्तार यहाँ से बढ़कर आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जा सके, और जो काम अधूरे अभी तक चल रहे हैं, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार की यहाँ पर चर्चा हो या प्रदेश टीम के गठन की बात यहाँ पर हो, बोर्ड आयोग में हम देख रहे हैं कि नियुक्ति यहाँ पर देनी है, तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, दिल्ली तक भी पहुँच रहे हैं, तो उनको कहाँ पर सेट किया जाना है। और खासतौर से राजस्थान भाजपा में एक तस्वीर और यहाँ पर है, कुछ दिग्गज नेता ऐसे हैं जो फिलहाल हमने देखा पिछले चुनाव में उनको जीत नहीं मिल सकी थी, लेकिन उन चेहरों को पार्टी में कहां स्थापित करना है ताकि उनके अनुभव का उपयोग वहां पर किया जा सके, संगठन के साथ में मिलकर वो काम कर सकें। हम देख भी रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो अभियान छेड़े जा रहे हैं, अनुभव को साथ में लेकर पार्टी यहाँ पर चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको सेट पोजीशन पर वहाँ पर लाया जा सके और एक अच्छी पोजीशन में सेट किया जा सके, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय नड्डा जी के सामने यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आ रहे क्योंकि दिल्ली में मुलाकातें हो सकती थी, यहाँ के नेता जाके दिल्ली में मुलाकात कर सकते थे, लेकिन वो जमीनी रिपोर्ट जो है वो दिल्ली में नहीं आ पाती है। तो ऐसे में दिल्ली का मैसेज जयपुर आ रहा है और जयपुर में चर्चा करने के बाद में यहाँ की जो रिपोर्ट है, समीक्षात्मक तुलना करने के बाद में जो सार यहाँ का होगा वो दिल्ली में वापस नड्डा जी लेकर जाएंगे और वहां पर केंद्र को यहाँ एक मेरा सवाल होगा, क्या कार्यकर्ताओं से या सीनियर लीडर से नड्डा का कुछ संवाद का कार्यक्रम है? जैसे एक प्रोग्राम रखा है संभाग स्तर के नेताओं का, उसमें कुछ होगा या केवल बस वो बोलेंगे कार्यकर्ता सुनेंगे? देखिए, जयपुर संभाग का ये जो कार्यक्रम है इसमें जयपुर संभाग के जो जनप्रतिनिधि है उनको शामिल होने के लिए कहा गया है। वहाँ पर 1-to-1 संवाद जैसा कार्यक्रम नहीं है, वहाँ पर एक संबोधन होगा, संबोधन के माध्यम से एक मैसेज है, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया तो एक मैसेज ये है कि आप ये मैसेज लीजिए और आप अपने स्तर पर जो जिन कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, जनता आपके क्षेत्राधिकार में आती है, वहाँ पर इस मैसेज को डाइवर्ट वहाँ पर कीजिए, डायल्यूट वहाँ पर कीजिए, ताकि इस मैसेज को ग्राउंड स्तर पर ले जाया जा सके। लेकिन ये जरूर है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आ रहे हैं, चाहे कोर टीम के सदस्यों की बात कर ली जाए,
प्रदेश पदाधिकारियों की बात कर ली जाए, राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं की संवाद करने की बात कर ली जाए, या फिर मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कर ली जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। हमने देखा है नड्डा जी के कार्यक्रम के बाद में प्रदेश प्रभारी जयपुर आ गए हैं, कल देर रात जयपुर पहुंचे और MNIT में तमाम राजस्थान के नेताओं से मुलाकात भी वहां पर कर रहे हैं। हमने देखा प्रदेश टीम जो तैयारियों का जायजा लेने के बाद में वापस लौटी तो प्रदेश प्रभारी ने वहां पर जाकर जायजा लिया है कि आखिरकार क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हैं। लेकिन कल जब नड्डा जी आएंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद में MNIT ही पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश प्रभारी ठहरे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी से पहले रिपोर्ट वहां पर लेंगे, उनके बाद में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और फिर जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो 3 घंटे की मैराथन बैठक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 3 घंटे तक चर्चा होगी तो राजस्थान के तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार किस तरह के विषयों पर होगी, सरकार आगे कामकाज किस तरह करेगी उन विषयों पर होगी, विपक्ष कहां पर हमलावर है, विपक्ष का क्या कुछ मुद्दे वहां पर है, उनका तोड़ क्या हो सकता है, और आने वाले दिनों में पंचायती राज निकाय चुनाव जो है उनको जीत कर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। एक सीट का उपचुनाव भी विधानसभा का आएगा, वहां पर कैसे आगे बढ़े, और फिर 2018 को मिशन को लेकर बीजेपी 28 को लेकर जो बीजेपी आगे बढ़ रही है उसमें कहां तक आगे बढ़ी है और रफ्तार आगे कहां से बढ़ पाएगी, ये मैसेज कहना कि नड्डा जी यहां पर आकर देके जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और घंटों तक वो यहाँ पे रहेंगे, कुछ न कुछ फीडबैक भी लेंगे। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल के विस्तार को भी होना है, यहाँ भी प्रदेश की कार्यकारिणी बननी है, क्योंकि सरकार बने हुए 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होने हैं। हर कार्यकर्ता की अपनी सरकार से उम्मीदें होती हैं और जब सत्ता पक्ष में आप होते हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ज़्यादा होती है कि मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो संवाद यहाँ नहीं हो पाएगा नड्डा का, क्योंकि एक सभा के रूप में रखा गया है, सीनियर लीडर्स से संबोधित करेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नड्डा यहाँ संबोधित कर सकते हैं। मैं चलिए वापस संदीप आपके पास में आना चाहूँगा। मीटिंगें पिछले दिनों आप लोगों के भी रही, जय हिंद सभाओं के माध्यम से भी कुछ चल रहा है कि अलग अलग जगह पे आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर, कभी राष्ट्रीय महासचिव, पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग एक साथ भी जाते हैं, कभी अलग अलग भी जाते हैं। तो राजस्थान उस मोड़ पे आ रहा है या फिर बीजेपी को किसी भी तरह का आप तैयारी में वॉकओवर नहीं देना चाहते हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय है राजस्थान में। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं संगठन में, आज हमारा संगठन पूरे बूथ लेवल तक का हमने उनको संगठित किया है और पूरे सभी बूथ लेवल के जितने भी पद थे उनका हमने गठन कर दिया है, उनमें नियुक्तियां कर दी गई हैं। दूसरी बात आप देखें कि निश्चित रूप से जो जनता के जो मुद्दे हैं आज, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पानी बिजली के मामले हो, और चाहे इनके डबल जो इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। आप देखें तो इनको सभी, हाँ, डबल स्टैंडर्ड की सरकार क्यों है? आप देखें कि अभी कंवर लाल मीणा का जो मामला आया था उनमें माननीय न्यायालय ने उसको 3 साल की सजा दे दी थी, मगर माननीय न्यायालय, आप देखें कानून की स्पष्ट प्रावधान यह है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के 2 साल से ज्यादा अगर सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः निरस्त मानी जाती है, उसका समाप्त हो जाती है। मगर राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उनके मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने क्या स्टैंडर्ड अपनाया था आपको सबको पता है। 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी और उनका मकान भी खाली करवा लिया गया था। मगर जब राजस्थान में ये मामला आया, कंवरलाल मीणा का मामला आया, तो उन्होंने क्या 23 दिन में जाके जबकि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेश की थी, उसके दबाव में आकर ये निर्णय लिया गया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जो इनकी कथनी और करनी में फर्क है, डबल इंजन की सरकार नहीं होकर डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। चाहे ये चुनाव में अलग वादे करते हैं, सत्ता में आने के बाद में दूसरे वादे करते हैं। आप देखिए राजस्थान में कानून व्यवस्था कैसी है। आज नड्डा जी जो आ रहे हैं, कानून व्यवस्था की आप बात करें, लगातार मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही है जेल से, उप मुख्यमंत्री को धमकियां मिल रही है, कलेक्ट्रेट में धमकियां मिल रही है। तो कानून व्यवस्था में भी फेल है, रोजगार में फेल है, किसानों की आय दोगुना करने का मामला था उसमें नहीं है। दूसरा आपको महत्वपूर्ण बात आप बताऊं, आप देखें अपने संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत राज चुनाव और नगरीय निकायों के चुनाव 5 साल में होंगे। राजस्थान में 7000 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां इन्होंने चुनाव करवाने की बजाय प्रशासक नियुक्त कर दिए, नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करवा पा रही है। तो लगातार आप ये देखें कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं या संविधान के जो प्रावधान हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं और ये डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। निश्चित रूप से ये चुनाव आप देखें, लगातार हमने कांग्रेस पार्टी ने
लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं करा पा रहे हैं, ये घबराए हुए हैं, चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जबकि 5 साल का प्रावधान है 243 क्यों में। नड्डा जो घबराहट दूर करने आ रहे हैं? नहीं, घबराहट तो इनमें लगातार रहेगी, क्योंकि ये जो वादे किए गए थे जनता से, वो वादों से खरा नहीं उतर पा रहे। तो लगातार आप 5 साल देखें, ये इनका कार्यकाल सिर्फ पर्ची से चलेगा, दिल्ली से चलेगा। और ये जो पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, उनकी जो खामियां बता बता के अपना समय टाइम पास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रमण में है, हेलीकॉप्टर में घूम लेते हैं। और जो आप देखें, आप देखें कि चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे, डर क्यों रहे चुनाव से। ये जनता के सामने आना चाहिए, नगरीय निकाय के चुनाव में जाना चाहिए, पंचायतों के चुनाव में जाना चाहिए, मगर ये डर रहे हैं कि जो जनता से हमने वादे किए थे, आज हम उन पे खरा नहीं उतर पा रहे। तो निश्चित रूप से डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। चलिए जवाब दिलवाता हूँ। आरपी विजय जी खुद भी बेताब हैं आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे तो वैसे उत्साहित हैं। अभी आपने सुना कि इन सब चीजों पे गौर करना चाहिए, जो जवाब दी है वो आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी, संदीप जी अभी कह रहे थे कि ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। जो सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है वो डबल स्टैंडर्ड की। मैं इनको बताना चाहूँगा, जो बात ये कर रहे थे, कंवरलाल जी वाले मैटर की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ जी वो तो चलो ठीक है, बट आपके 50 मेंबर्स ने जब इस्तीफा दे दिया था तो आपके सीपी जोशी जी क्या कर रहे थे? ये आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है उस बात का कि आप लोगों ने क्या खेल किया था? आप लोगों ने तो सरकार बचाने के लिए, सरकार को गिराना भी था और बचाना भी था। अब किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से गिराना है, मतलब चटनी हमारे बचाने वाले। हाँ, ये तो गिराने वाले भी नहीं, ये आप गलत, बचाने वाले भी। आपने मध्य प्रदेश में आपने तरीके का रास्ता निकाला, आपने महाराष्ट्र में सरकार गिराई। अरे राजस्थान की बात रहा है, आपने जो बात उठाई है डबल स्टैंडर्ड की, डबल स्टैंडर्ड तो आपका था, हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, आपका इतिहास रही मैं आपको बता दूं, जो आप नगर निकायों की इनकी बात कर रहे हो कि इनकी चुनाव में से हम डर रहे हैं, हम डरने वाली बात क्या है? हमने तो अभी उपचुनाव जीते हैं, हमको कोई डर किस बात का है? डर आप लोगों का है। अभी तो डिलिमिटेशन की बात हो रही है। अभी कह रहे हैं आपने उस समय जीतने के हिसाब से जो जयपुर, कोटा और जोधपुर को आपने दो नगर निगम बना दिए थे, हम वापस एक कर रहे हैं, कि जरूरत ही नहीं है इतने। आपको अलग अलग 150, 250 वार्ड की कहाँ जरूरत है? 150 वार्ड में ही काम चल जाएगा। तो हम इसको एक कर रहे हैं, डिलिमिटेशन हो रहा है, टाइम लग रहा है, बट आपका ये नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हम सबके सामने काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई नहीं, हाई कोर्ट में अटक गया, आपको बताओ तो आपको जानकारी होनी मेरी बात हमने लटक गया अटक गया वो अलग बात है, बट अगर आपको कोई किसी तरह की तकलीफ है, आप कोर्ट खुले हुए हैं, न्यायालय में जाइए, आप बात करिएगा। बात करने से कोई मतलब नहीं। सरकार को चलानी आती है, सरकार ही चलाएगी, विपक्ष नहीं चलाएगा। विपक्ष के हिसाब से काम नहीं होगा, सरकार तो सरकार ही चलाती है। विपक्ष, हाँ, विपक्ष कोई सकारात्मक सुझाव देता है, उस पर विचार करके बात करते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि आपके हर सजेशन को मान लें। जो प्रैक्टिकल सजेशन है, सकारात्मक सुझाव होंगे, उनको मानेंगे। अब बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो हमारे जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं, वो अध्यक्ष जी अभी बता रहे थे, अनिल जी भी बता रहे थे, मैं भी बता दूं आपको कि वो आते ही सबसे पहले है ना, जो हमारे जो प्रभारी आए हुए हैं राधा मोहन जी, वो जाएंगे सीधे MNIT में। वहाँ कुछ जो हमारे चुनिंदा नेता है, जो हमारे प्रदेश के नेता है, उनसे बैठ करके बात करेंगे। 1 घंटे बाद में फिर वो जाएंगे REC के अंदर, वहाँ जाके कालिका करेंगे, लाडू प्रोत्साहन योजना करेंगे। फिर बाद में वापस वो आ जाएंगे EP के अंदर, जवाहर सर्कल से वो एक्चुअली एक कार के अंदर जा करके और जुलूस के रूप में हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाकर के वो हमने चलाया अभी पूरा कि और होलकर प्रोग्राम क्या रहेगा। जो अहिल्याबाई होलकर का प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप सबको पता है अहिल्याबाई होलकर कौन थी? एक ऐसी राजमाता थी जो इतना शासन बढ़िया तरीके से उन्होंने चलाया था, और उनका शासन इतना बढ़िया रहा था। उनके एक्चुअली क्या है कि आपको पता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बाद में उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, उनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी। तो उनको इन परिस्थितियों के अंदर अहिल्याबाई होलकर को, उनकी सोच थी कि सबका साथ सबका विकास वही सोच भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी इस जो अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती है, इसको पूरे वर्ष में मना रही है, पूरे देश में मना रही है, हमारे यहाँ पूरे जिलों में मना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, ये एक मेन कारण भी है। और इसके अलावा जो आपने बताया है कि हमारे सरकारी जो प्रोग्राम है उनका भी करेंगे, और कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, वो बैठ करके फीडबैक लेंगे, और यहाँ की जो चीजें हैं, अगर यहाँ कोई सुझाव की दरकार है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आपसे, तो कुछ ये माना जा सकता है कि अभी सियासी गलियारों में भी काफी गासिप है, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अब शायद जो रोके लगी हुई थी वो निकलेंगी, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, विधायक अभी से तैयारी में जुट गए हैं कि मौका मिलेगा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का,
प्रदेश कार्यकारिणी, तो ये कुछ चीजें कह सकते हैं कि नड्डा जी के दौरे के बाद या चर्चाओं में रहेगी, कुछ वास्तव में कहीं राइडर तो हट सकेगा? देखो मैं आपको बताऊं, अभी तक कंटिन्यूसली चुनाव हो रहे थे, उस वजह से है ना जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे। मंत्रिमंडल का विस्तार की भी बात है, तो डेफिनेटली उसमें भी विचार किया जा रहा है। और जो पॉलिटिकल हमारे अपॉइंटमेंट्स है वो डेफिनेटली प्रक्रिया में चल रहे हैं और ये काम होंगे, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ये होंगे। और डेफिनेटली जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कहीं जैसे अभी बात हुई थी कि बेसिकली कुछ नेता हमारे ऐसे हैं जो चुनाव नहीं में जीत सके और उनको मंत्री नहीं बनाया जा सका, तो उनको जो भी अगर बोर्डों के अध्यक्ष है और कोई बनाना है तो वो काम करेंगे। चलिए सर, समय कम है, मैं एक बार अनिल के पास में जाना चाहूँ। अनिल, कुछ चीजों में ये माना जा सकता है कि बीजेपी की काफी एक्सरसाइज है। देखिए, रानीबाई अहिल्या किसी पार्टी या उस समय राजनीति का ऐसा कोई दौर था ही नहीं कि उसका उद्भव ही नहीं था, क्योंकि कहाँ सरकारें किसकी थी, लोकतंत्र नहीं था। बीजेपी ने लेकिन 300 साल उनका मनाने का जो एक निर्णय लिया गया, इसके साथ में चाहे वो महिलाओं को जोड़ने की बात हो या फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, कहीं गूगल सर्च करेंगे, इतिहास के पन्नों में कहीं पढ़ेंगे तो पता लगेगा कौन था, लेकिन उनका बड़ा योगदान था। खासकर यूँ मैं कहूँ कि एक सुशासन जिसे कह सकते हैं कि हाँ, सबको कैसे हर वर्ग का ध्यान रखा जा सकता है, वास्तव में उनको पढ़ना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ी एक्सरसाइज की है, चाहती तो कभी कांग्रेस भी ये कर सकती थी। देखिए, बिल्कुल रिसर्च वर्क है। और बीजेपी चुनाव की बात की जाए या फिर किसी कदम को आगे बढ़ाने की बात की जाए, काफ़ी रिसर्च वहाँ पर होता है। अक्सर संगठन की स्थिति को भी इसी तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मैसेज अगर बूथ लेवल पर जाएगा तो सटीक समय में और त्वरित गति से जिस रफ्तार से जाता है वो बीजेपी संगठन के अंदर जाता है। बीजेपी के संगठन की तारीफ इसीलिए है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का मैसेज और उसके बाद में उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाना है वो प्रदेश लेवल से होते हुए बूथ लेवल पर काफ़ी स्पीड से जाता है। तो ये जो संगठन की ताकत है, और इसी तरह से पार्टी ने संगठन की ताकत के साथ साथ आगे बढ़ना किस तरह से है। कोई भी टास्क अगर हाथ में लेना है तो उसको मिशन के रूप में, अभियान के रूप में उसको पूरा कैसे करना है। अभी अगर अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम की बात की जाए, राजस्थान 2 दिन पहले 2 नंबर पर था ऑल ओवर देश के अंदर अगर देखा जाए अभियान की सफलता को लेकर। लेकिन अब पहले स्थान पर आ जाएगा महाराष्ट्र के बाद में, पहले महाराष्ट्र आ गया था, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से कैंपेन चली है, जिस तरह से अभियान चला है वो काफ़ी सराहनीय भी रहा है। इसी तरह से हमने देखा तिरंगा अभियान भी राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए बूथ लेवल तक जो है वो बीजेपी वहाँ पर लेके गई। हालांकि बीजेपी ने कहा कि उनका कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़े हुए, मंच उनका नहीं है, आमजन और जो भी चाहे उस मंच में शिरकत कर सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी उसमें बुलाया गया था, लेकिन फिर भी हमने देखा है बीजेपी की एक कार्यशैली को किसी तरह से भी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसको पूरा करने का मादा भी जो है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। देखिए, हर पार्टी के संगठन के पास में उनकी अपने कार्यकर्ताओं की फौज होती है और आपकी अपना मैकेनिज्म है कि आप उसे कैसे यूजफुल बना सकते हैं। यूजफुल होते हैं कार्यकर्ता, उन्हें बनाया भी जाता है, लेकिन बस ये है कि आप उन्हें कैसे एक्टिव रखते हैं, कैसे काम में लेते हैं। ये मुझे लगता है कि बीजेपी की अपनी एक्सरसाइज है जिसे कोई खारिज नहीं किया जा सकता। बेशक पार्टियां हैं, सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को उपयोग लेते हैं, उनकी अपनी रणनीति होती है, लेकिन जिन राज्यों में भी सरकार है वहाँ भी कार्यकर्ता को बैठने नहीं देते हैं बीजेपी में। ये एक मैं कहूँगा कि बिल्कुल उनका अपना एक मैकेनिज्म है और उनका उसको बेनिफिट भी मिलता है। तो चलिए, बड़ी आप सभी को खास खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।